ओके चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991। सबसे पहले बताते हैं कि ये जो चीज़ है ये क्या है। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वर्ड में ही आंसर है कि ये पॉलिसी है। दिस इज ए पॉलिसी। ये पॉलिसी किसका है? अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नो डाउट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और ये पॉलिसी इंडिया ने कब लिया? 1991 को लिया। क्यों लिया? थोड़ा बैकग्राउंड में सोचो, थोड़ा बैक में जाके सोचो कि 1947 में हम लोग का देश सपोज आज़ाद हुआ था। ठीक है, डन है। 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद से डर था हम लोगों का कि कोई ऐसा एक्टिविटी ना करें कि फिर से ब्रिटिश आके हम लोग के ऊपर राज कर ले। ठीक है, तो हम लोग ये जो डर में ना कितना दिन जिंदा रहे? 1991 तक, 40 साल तक हम लोग डर डर के जिए। बीच में बाढ़ आया, फ्लड आया, फिर भी हम लोग फॉरेन का मदद लेने पे रेडी नहीं थे। हम लोग फॉरेन से मदद बहुत कम लेते थे। डन है। तो इंडिया का डेवलप भी, ग्रो भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अगर एक बड़ा फैक्ट्री खोलना है, अगर बड़ा जो है ना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो हम लोगों को ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा। और वो कैपिटल, वो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर नहीं है। और हम लोग फॉरेन से वो इन्वेस्टमेंट लेना नहीं चाहते थे। फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं उसे एफडीआई कहते हैं। हम लोगों को लगता था अगर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आएगा तो फॉरेनर लोग फिर से देश को कब्जा कर लेगा। अब ये सदमे से बाहर आने में हम लोगों को 40 साल लग गया। 40 साल बाद इंडिया को ये पता चला कि अगर फॉरेनर लोग इन्वेस्ट कर भी देना, तो अगर टोटल कैपिटल 100 है, ठीक है, तो वो लोगों को 49 से ज़्यादा हम इन्वेस्ट करने नहीं देंगे। अगर वो लोग 49 इन्वेस्ट करेगा तो बाकी 51 हम लोगों का इंडियन लोग इन्वेस्ट करेगा। और जिसके पास शेयर ज़्यादा वही मालिक फैक्ट्री का। ये जब कंसेप्ट माइंड में आया तब हम लोग को लगा कि एफडीआई चलो अलाउ कर दो, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा जब तक 49 में हम लोग स्टॉप करके रखेंगे। तो पहले ही 49 नहीं ला गया था, पहले तो 25% था। 25 का मतलब कि अगर कोई फैक्ट्री में 100 लैक्स का कैपिटल है, अगर कोई बिजनेस में 100 लैक्स का कैपिटल है, तो फॉरेनर्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर अलाउड टू इन्वेस्ट ओनली 25%। ठीक है, और जो रिमेनिंग 75% है वो हम लोगों का इंडियन लोग इन्वेस्ट करेगा। क्लियर है? चलो, अब ये एनईपी ऐसा क्यों किया गया था? दो चीज करने के लिए। एक तो मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए कि इंडिया कितना लॉस में है और उसको, अब और एक क्या था? मेजर्स लेने के लिए। मेजर्स का मतलब होता है स्टेप। ठीक है, और ये स्टेप सब क्यों लेंगे? फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और ये जो स्टेप सब, मेजर सब था, ये मेजर में 3 इंपॉर्टेंट मेजर को शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी कहा जाता है। क्लियर है? अब इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग बाद में। पहले अगेन हम लोग एलपीजी कैसे आया वो हम लोग चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो, पॉइंट नंबर 1 खत्म हो चुका था। एनईपी 1991 क्या था? पॉइंट नंबर 2 में ये लिख रहे हैं कि 1991 एनईपी क्यों लाया गया? क्योंकि इकोनॉमिक में ना भाई क्या था बताओ तो? गंदा कुछ काम था। अब ये जो है ना भाई, ठीक है ना, क्राइसिस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल बोरोइंग्स या डेट, मतलब हम लोग बाहर से लोन लिए थे, नहीं लिए थे ऐसा नहीं है। बाहर से मजबूर होकर लोन हम लोग लेते थे। क्यों लोन लेते थे? क्योंकि हम लोगों के इंडिया के अंदर जो रिसिप्ट्स था वो एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। और हम लोग बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स इम्पोज भी नहीं कर पाते थे क्योंकि गरीबी, भूखमरी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि लोन तो ले लिए, अब उसको रिपेमेंट भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब लोन अगर फॉरेन से लेंगे तो फॉरेन का जो भाई करेंसी है उसमें लेंगे। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो रहता है ना भाई करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही अगर इनसफिशिएंट है तो कैसे लोन को पे करोगे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो भी फॉरेन का करेंसी रहता था वो मैक्सिमम पार्ट, उसका मैक्सिमम पार्ट यूज हो जाता था पेट्रोल इंपोर्ट करने में। इस तरह इंडिया में भाई शॉर्टेज हो गया था पैसे का बहुत। अब ये शॉर्टेज का रीजन क्या था? क्यों इंडिया में ऐसा शॉर्टेज हो गया था? सबसे पहला रीजन है डेफिसिट। डेफिसिट वर्ड का मतलब बजट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडिया में जितना खर्चा होता था उतना हम लोग रिसिप्ट नहीं कर पाते थे। रिसिप्ट में तो टैक्स ही था, और एक गरीब आदमी से कितना टैक्स इंपोज करोगे? नहीं कर पाओगे।
गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू स्पेंड मोर देन रिसीव्ड्स बिकॉज ऑफ, क्यों हम लोगों का खर्चा ज्यादा होता था? हम लोग चाहते तो जितना रिसिप्ट्स कर रहे हैं उतना ही खर्चा करते, तब डेफिसिट नहीं होता, बट गवर्नमेंट मजबूर हो जाता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का पाप को धोने के लिए। ब्रिटिश ने क्या क्या पाप छोड़ के गया था देखो। सबसे पहले पाप छोड़ के गया था भाई, क्या बोलो तो, गरीबी का, पॉवर्टी का। दूसरा पाप छोड़ के गया था अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और तीसरा है भाई पॉपुलेशन। डन है। नेक्स्ट, अब जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता था रिसिप्ट से, तो उसको संभालने के लिए मजबूर होकर इंडिया को बोरोइंग करना पड़ता था। अब इंडिया जब बोरोइंग कर लेता था, बोरोइंग इज नॉट ए बैड थिंग, बोरोइंग गलत नहीं है। अगर हम लोग लोन लेके कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं, तब वो लोन का ना कह सकते हैं ना भाई कि प्रोडक्टिव यूज हुआ। क्लियर है? बट लोन लेके हम लोग ऐसा जगह खर्चा कर रहे हैं जहां से कुछ रिटर्न नहीं आने वाला, जैसे अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग, मतलब डिफेंस में जो खर्चा हम लोग करते थे, डिफेंस में हम लोग इंडिया का सिक्योरिटी को स्ट्रांग करने के लिए जो खर्चा करते थे वो अनएवॉइडेबल था, क्योंकि ब्रिटिश ऑलरेडी हम लोगों को बहुत मतलब नोच के खाने के बाद हम लोग को छोड़ा था। तो अब हम लोग चाहते थे कि हम लोग बिना खाना खाए मर जाएं, फिर भी डिफेंस को स्ट्रांग रखेंगे और कोई ब्रिटिश जैसा पापी को घुसने नहीं देंगे। ठीक है? अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ बोरोइंग, लोन भी जो हम लोग लेते थे वो भी प्रोडक्टिव यूज नहीं कर पाते थे। ठीक है? वो सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चला जाता था। क्लियर एकदम? पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है इमरजेंस ऑफ एनईपी 1991। कहां से इमर्ज हुआ, कैसे 1991 आया? ठीक है, तो इंडिया अपना इंप्रूवमेंट के लिए पॉलिसी लाया, और ये पॉलिसी ये खुद तो नहीं ला सकता, इसलिए इंडिया गवर्नमेंट ने सबसे पहले अप्रोच किया आईबीआरडी को। आईबीआरडी का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार आता है, क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? और ये आईबीआरडी ही वर्ल्ड बैंक है। क्लियर? वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? जितना कंट्री वर्ल्ड में है सबको असिस्ट करना, सजेशन देना, गाइड देना, हेल्प करना, और अगर कोई शॉर्टेज में पैसा जरूरत हो, मनी जरूरत हो, तो अप्रूव करना। ठीक है? फिर हम लोग अप्रोच किए आईएमएफ को। आईएमएफ क्या था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मतलब कंट्री टू कंट्री जो भी मॉनेटरी डीलिंग्स होता है, फाइनेंशियल डीलिंग्स होता है, वो सबको संभालने का काम होता है आईएमएफ का। ठीक है? तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिलके इंडिया का सिचुएशन को सुधारने के लिए 7 मिलियन क्या बोलो तो डॉलर का लोन सैंक्शन किया, अप्रूव किया। बट अप्रूव करते टाइम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कुछ कंडीशन फिक्स कर दिया इंडिया के लिए। बोला ये कंडीशन मानोगे तो ही लोन देंगे, इसे सजेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहले आईएमएफ ने बोला तुम लोग जो इतना रूल्स, रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शंस करके रखे हो, इसके वजह से फॉरेनर लोग तुम लोगों का इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करता, तुम लोग का बिजनेस पूरा वीक पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तुम लोग रिमूव करो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को। ठीक है ना? कहां से बताओ तो भाई, ये वर्ड है ना, क्या बोलो तो ट्रेड मतलब व्यापार, बिजनेस। बिजनेस को सिंप्लीफाई करो, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल ट्रेड का मतलब इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है उसको भी सिंप्लीफाई करो, ताकि साधारण कोई भी आम आदमी ट्रेड मतलब बिजनेस करने में ना अट्रैक्शन जाए उसका। एक्सटर्नल मतलब होता है फॉरेन, फॉरेन जो ट्रेड, फॉरेन से एफडीआई आना, फॉरेनर लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। सेकंड, वो लोगों ने कंडीशन दिया, डायरेक्ट बोल दिया इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, मतलब सिंप्लीफाई करो इनडायरेक्टली। डन है? अब सिंप्लीफाई करने के लिए इंडिया को 3 चीज करना पड़ा, और वो 3 हथियार है, वो 3 चीज है एलपीजी। सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, दैट इज टू रिमूव अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। ये इंडिया खुद ही खुद नहीं किया, ये कंडीशन था वर्ल्ड बैंक का, नहीं तो लोन नहीं देता वर्ल्ड बैंक। दूसरा था ना भाई प्राइवेटाइजेशन, ये बहुत बड़ा काम था इंडिया के लिए, ये बहुत बड़ा क्रिटिकल काम था। क्यों ये क्रिटिकल काम था? देखो, इंडिया में 2 सेक्टर था, एक ना भाई था ना पब्लिक सेक्टर, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर था, मतलब सरकारी ऑफिस, और एक था ना भाई प्राइवेट सेक्टर।
इंडिया गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि गवर्नमेंट सेक्टर पूरा का पूरा कामचोर हो गया है, सब कोई सोया रहता है, लॉस मेकिंग हो गया है पूरा। बट जो प्राइवेट सेक्टर सब है ये सब ना प्रॉफिट में रन कर रहा है। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए, पब्लिक सेक्टर डूब ना जाए, पब्लिक सेक्टर को कन्वर्ट कर दिया भाई प्राइवेट सेक्टर में। इसी को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। सिंपल वर्ड में कन्वर्जन ऑफ, क्या लिखेंगे, पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर। क्लियर है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन था इसमें कुछ ऐसा स्टेप्स लिया गया, ठीक है, कि फॉरेन जो है ना भाई, ठीक है ना, फॉरेन जो कहते हैं ना भाई ट्रेड, इसको ना प्रोमोट किया गया। कैसे प्रोमोट किया गया, अगेन रूल एंड रेगुलेशंस को कम किया गया। और एक सेंटेंस को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया, वो सेंटेंस है होल वर्ल्ड बिकम्स ए, क्या बोलो तो, ग्लोबल विलेज। पूरा वर्ल्ड को एक विलेज, एक गांव जैसा ट्रीट करो और सारे कंट्री आपस में व्यापार करो बिना कोई झगड़े के, बिना कोई भाई प्रॉब्लम के। ये एलपीजी का डिटेल नोट्स हम भेज देंगे, बट एलपीजी पढ़ने से पहले बैकग्राउंड जानना जरूरी था। अब हम लोग देखते हैं कि एनईपी का एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या क्या था। मतलब जब एनईपी बनाया गया तब हम लोग ये सब आशा किए कि कंट्रोल हो सकता है। सबसे पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल मतलब, इन्फ्लेशन मतलब क्या, एक रेगुलर बेसिस पे चीजों का दाम बढ़ना, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑन ए रेगुलर बेसिस। बहुत जन इन्फ्लेशन मतलब बोलता है कि प्राइस इंक्रीज होना, प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है भाई। लास्ट ईयर में तुम लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने से जितना लगता था, अभी खाओगे तो उससे 10 रुपये तो ज़्यादा लगेगा, बट उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। जब कोई चीज़ों का दाम रेगुलर बेसिस पे बढ़ते जाए, जैसे पेट्रोल डेली 1-1 रुपया बढ़ेगा, तो उसे इन्फ्लेशन कहेंगे। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता था। डेफिसिट भी कंट्रोल होगा, हम लोगों को लगा। डेफिसिट कंट्रोल मीन्स अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा, रिसिप्ट्स कम, ये था ना डेफिसिट। और सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। हम लोग इतने पुअर सिचुएशन में थे कि हम लोग फॉरेन के साथ खुद को कंपेयर भी नहीं कर पाते थे। वो लोग का मशीन्स, वो लोग का वे ऑफ वर्किंग के साथ हम लोग compete नहीं कर पाते थे। बट अब हम लोग एबल हो जाएंगे, नाउ वी आर एबल टू compete विथ फॉरेनर्स। ये था आज का पूरा समरी। एलपीजी का नोट्स भेज देंगे। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।